नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है अपनी रीजनिंग की स्पेशल क्लास में। तो आइए शुरू करते हैं आज की स्पेशल क्लास। और जो भी स्टूडेंट वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए। आइए देखते हैं पहला सवाल इसमें। देखिए दिया गया सवाल कि कमल अपने घर से पश्चिम की ओर मुख करके चलना आरंभ करता है। 10 किमी चलने के बाद वह दाएं ओर मुड़ता है और 10 किमी चलता है। वह पुनः दाएं ओर मुड़कर 10 किमी और चलता है तथा अपने विद्यालय पहुंच जाता है। वह अपने घर से कितनी दूरी पर और कितनी दूरी पर है किलोमीटर में और किस दिशा में है। तो देखो बनाते हैं सवाल को। बोला गया अपने घर से पश्चिम की ओर 10 किमी चलता है। मान लीजिए इधर चला और कितना चला, 10 किमी। यहां से स्टार्ट किया, पश्चिम में कितना चल गया, 10 किमी। उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और 10 किमी चलता है। तो दायां किधर मुड़ेगा, तो दायां मुड़ेगा अब वो ऊपर को, दायां मुड़ेगा ऊपर को और कितना चला है, 10 किमी। ये भी 10 किमी है और ये वाली दूरी भी कितनी है, 10 किमी। उसके बाद पुनः दाएं मुड़ता है और 10 किमी चलता है। तो पुनः दाएं मुड़ेगा इधर को और अब कितना चला, 10 किमी। ठीक, यानी कुल मिला के अभी तक जो चला है वो 10 किमी चलता है। तो बोला गया है कि वे अपने विद्यालय पहुंच जाता है, यानी यहां से स्टार्ट किया वो इस तरह से चल के क्या है, अपने विद्यालय पहुंच गया। और विद्यालय पहुंच गया तो बोला गया है कि वे अपने घर से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में। तो आप देखेंगे यहाँ के सापेक्ष में अब वो यहाँ आ गया। ये दिशा कौन सी मिल गई, ये दिशा मिल गई उत्तर। और दूरी देखें तो दूरी ये 10 है, तो ये भी कितनी होगी, 10। उत्तर में 10 किमी की दूरी पर ये वर्तमान में है। तो राइट आंसर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 10 किमी उत्तर। आगे सवाल है 5 मित्र पी क्यू आर एस और टी एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। एस बैठा टी और क्यू के बीच में और क्यू है आर के निकटतम बाईं ओर, पी है टी के निकटतम बाईं ओर। तदनुसार पंक्ति के बीच में कौन बैठा है, एस बैठा है, टी बैठा है, क्यू बैठा है, आर बैठा है। तो सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, बैठक व्यवस्था का। तो बताना है आपको इसमें कि पंक्ति के बीच में कौन है। देखिए एक पंक्ति है, क्या है, एक पंक्ति है। कितने मित्र है, 5, और वो है पी क्यू आर एस और टी। फिर बोला गया है कि एस बैठा टी और क्यू के बीच में। अगर एस यहां है तो टी और क्यू के बीच में, ठीक। क्यू बैठा है आर के निकटतम बाईं ओर, क्यू बैठा आर के निकटतम बाईं ओर। तो आर किधर होगा, आर होगा इधर, क्योंकि आर का निकटतम बायां कहां है, ये। और यहां पर कौन है, क्यू। फिर बोला पी है टी के निकटतम बाईं ओर। तो पी अगर टी के निकटतम बाईं ओर है तो टी का निकटतम बायां तो ये होगा। तो पी कहां पर है, यहां पर। पूछा क्या है, पूछा है पंक्ति के बीच में कौन बैठा है। दो इधर है, दो इधर है, तो बीच में कौन है, एस। तो पंक्ति के बीच में जो बैठा है वो एस बैठा है, इसलिए राइट आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर 1 कि पंक्ति के बीच में एस बैठा है। आगे सवाल नंबर 3 है। एक घन की 3 स्थितियां दी गई हैं, उसके आधार पर यह ज्ञात कीजिए कि अंतिम घन में निचले तल पर कौन सा होगा। यानी आकृति 1, आकृति 2 और आकृति 3। तो आकृति 1, आकृति 2, आकृति 3 पूछा कहाँ है कि अंतिम घन में निचले तल पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए निचले तल का मतलब है कि आपको ऊपरी तल पर के अपोजिट निकालना है। इसका मतलब है 4 के विपरीत, क्योंकि ऊपर कौन सी है, 4। तो 4 की विपरीत तो कहां होगा, नीचे। अब ये हमें पता करना है कि निचले तल पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए पहले और दूसरे में आप कॉमन देखेंगे। तो पहले और दूसरे में कॉमन क्या, 2 और 4, 2 और 4 कॉमन है, ठीक। अब दूसरे और तीसरे में देख लो क्या कॉमन है, दूसरे और तीसरे में कॉमन है 4। तो यहां से थोड़ा आसान हो जाएगा। तो 4 के नीचे 4 लिखेंगे और 4 से घुमा देंगे क्लॉकवाइज, 4 3 2। यहां से भी क्लॉकवाइज घुमा देंगे 5 1। तो इसका मतलब है 3 के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 1, 1 के अपोजिट 2। तो 4 के अपोजिट क्या बच गया, 6। जो संख्या नहीं आई है अभी तक वो 4 के अपोजिट आएगी, तो वो कौन सी है, 6 है। इसलिए 4 के निचले तल पर क्या आएगा, 6 आएगा। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल
नेक्स्ट सवाल है, 6 लड़कियां इस प्रकार खड़ी हुई हैं कि वे अंदर केंद्र की ओर देखते हुए घेरा यानी वृत्त बनाती हैं। सुब्बू अप्पू के बाईं ओर है, रेवती सुब्बू और निशा के बीच में है, अरुणा अप्पू और कीर्तन के बीच में है। बताइए पंक्ति में अप्पू के बाईं ओर कौन बैठा है? सुब्बू बैठा है, कीर्तन है, निशा है या अरुणा है? तो देखो ये क्या है, एक वृत्त है। ये वृत्त में घेरा बना के बैठी हैं और केंद्र की ओर मुख करके। मान लीजिए ये क्या है, वृत्त है। कितनी लड़कियां? 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक। फिर बोला गया है कि जो सुब्बू है अप्पू के बाईं ओर है। अगर मान लो सुब्बू यहां बैठी है तो अप्पू के बाईं ओर है तो अप्पू यहां होगा। सुब्बू अप्पू के बाईं ओर है तो अप्पू यहां होगा, सुब्बू यहां होगी। ठीक, ये हो गया। रेवती सुब्बू और निशा के बीच में है तो रेवती जो है वो सुब्बू और निशा के बीच में है। तो रेवती जो होगी सुब्बू और निशा के बीच में इस तरह होगी, सुब्बू यहां और निशा यहां। ठीक। अरुणा अप्पू और कीर्तन के बीच में है तो अरुणा जो है वो अप्पू और कीर्तन के बीच में है तो अरुणा यहां और कीर्तन यहां, तभी तो बीच में होगा ये। ठीक, बस बैठ गए। पूछा क्या है, पंक्ति में अप्पू के बाईं ओर कौन है? तो अप्पू के बाईं ओर कौन है? सुब्बू है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सुब्बू, कि जो अप्पू के बाईं ओर है वो सुब्बू है। आगे सवाल नंबर 5 दिया है, यदि अप्रैल माह की 8 तारीख सोमवार को पड़ती है तो उस माह की 30 तारीख किस बार को पड़ेगी? रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। बताना है कि 30 तारीख को क्या दिन होगा। तो वो कैलेंडर के सवाल तो मैं पीछे भी बहुत सवाल करा चुका हूं वीडियो में, और कैलेंडर की पूरी कंप्लीट वीडियो भी पढ़ी है, 2 वीडियो पढ़ी है। आप चाहें तो वहां से रिवीजन भी कर सकते हैं। बाकी इस सवाल को करने का तरीका क्या है मैं बता देता हूं आपको। देखिए बोला क्या है कि 8 अप्रैल, क्या है 8 अप्रैल, तो जो 8 अप्रैल को तारीख है वो क्या है? सोमवार है। क्या है? सोमवार। तो बोला गया है 30 अप्रैल को, उसी माह की 30 तारीख यानी कि 30 अप्रैल को कौन सा दिन होगा? तो इसके 2 कंसेप्ट हैं। एक तो आप इन दोनों का अंतर कर लो, 30 और 8 का अंतर कितना आएगा? 22, और इस 22 को 7 से डिवाइड कर दें, 7 या 21, कितना बच गया? 1। तो जो एक दिन बच गया आप सोमवार में एक दिन ऐड कर दो, क्या मिल गया? मंगलवार। क्या आंसर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मंगलवार। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है? जो दूसरा तरीका है वो आपका कि हर 7 दिन बाद क्या वही दिन रिपीट होता है। अगर कैलेंडर में आप देखेंगे तो हर 7 दिन बाद क्या वही दिन रिपीट होता है। अगर वही दिन रिपीट होता है तो मान लीजिए अगर 8 तारीख को क्या है? सोमवार है, फिर क्या होगा? 8 + 7 यानी कि 15 तारीख को भी क्या होगा? सोमवार। फिर 15 + 7 यानी 22 तारीख को भी क्या होगा? सोमवार। फिर क्या है? 22 + 7 29 तारीख को भी क्या होगा? सोमवार। पूछा क्या है? 30 तारीख को, तो 30 में क्या मिल जाएगा? मंगलवार मिल जाएगा। तो राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल, दी गई आकृति में कितने लोग क्रिकेट तथा टेनिस दोनों पसंद करते हैं? 17, 32, 15 और 27। ये आकृतियां दी हैं जिसमें टेनिस के लोग दिए गए हैं, टेनिस खेलने वाले या टेनिस पसंद करने वाले, हॉकी पसंद करने वाले हैं और क्रिकेट पसंद करने वाले हैं। तो आपको बताना है कि कितने लोग क्रिकेट तथा टेनिस दोनों पसंद करते हैं। देखिए क्रिकेट का जो पोर्शन है वो ये वाला है, त्रिभुज के अंदर वाले जो लोग हैं वो क्या है? क्रिकेट पसंद करते हैं, और वृत्त के अंदर जो लोग हैं वो क्या है? टेनिस पसंद करते हैं। पूछा क्या गया? पूछा ये गया है कि कितने लोग क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं। देखिए 15 लोग क्रिकेट में भी हैं, टेनिस में भी हैं, 17 लोग क्रिकेट में भी हैं और टेनिस में भी हैं। तो ये दोनों संख्या ऐसी है लोगों की जो कि क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं। तो 17 और 15 कितने होते हैं? 32। तो 32 लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं। तो राइट आंसर क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे सवाल दिया है आगे कि संदीप का एक भाई है जिसका नाम अंकुर है। संदीप किशन का बेटा है, बलजोर किशन के पिता हैं,
अंकुर बलजोर से कैसे संबंधित है? पोता है, भाई है, बेटा है या दादा है? बताना है आपको कि बलजोर जो अंकुर है वो बलजोर से कैसे संबंधित है। देखिए संदीप का एक भाई है, क्या है? संदीप है एक, और इसका एक भाई है जिसका नाम क्या है? अंकुर। तो फिर ये दोनों क्या है आपस में? भाई। संदीप का एक भाई कौन है? अंकुर। संदीप किशन का बेटा है, इसका मतलब जब किशन का बेटा है तो किशन इसके कौन होंगे? पिता। किसके? संदीप के और अंकुर के, क्योंकि ये दोनों भाई हैं। ठीक। बलजोर किशन के पिता है तो बलजोर ऊपर होंगे। बलजोर किशन के पिता है। पूछा गया है अंकुर बलजोर से कैसे संबंधित है। बताइए अंकुर का पिता कौन है? किशन। और किशन का पिता कौन है? बलजोर। तो पिता का पिता कौन लगता है? दादा। पूछा है अंकुर, तो दादा के सापेक्ष में ये कौन लगेगा? पोता। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। तो जो अंकुर है वो बलजोर का पोता लगता है। आगे सवाल। सवाल दिया गया है कि प्रश्न में नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द संख्या अक्षरों को चुनिए। लेखक का संबंध पेन से है तो डॉक्टर का संबंध किससे होगा? अस्पताल से होगा, स्टेथोस्कोप से होगा, वार्ड से होगा या औषधालय से होगा। तो देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें 99% बच्चे क्या गलत करते हैं। क्या करते हैं कि लेखक का संबंध पेन से है तो डॉक्टर को सीधे लगा दें किससे? अस्पताल से। ये डॉक्टर कहाँ पाया जाएगा? अस्पताल में। लेकिन इसका आंसर अस्पताल नहीं होता है। यहाँ क्या दिया है? एक उपकरण से दिया गया संबंध। क्या दिया गया? उपकरण। कि जो लेखक का संबंध है वो पेन से है, पेन से काम करता है। तो डॉक्टर किससे काम करता है? तो डॉक्टर जो काम करता है वो स्टेथोस्कोप से काम करता है, जिसे आप आला भी बोलते हैं, जो गले में डालने वाला था, जो हृदय पर लगा के चेक करता है धड़कन वगैरह। तो वो क्या? स्टेथोस्कोप होता है। तो कुछ डॉक्टरों को तो इसका नाम भी पता नहीं होगा कि इसका नाम क्या है। तो इसका नाम क्या है? स्टेथोस्कोप। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे आगे दिया गया है कि प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। 11, 13, 24, 37, 61, 98। बताना है 159 आएगा, 163, 134 या 172 आपको बताना है या कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले आप क्या करें, इसमें आप अंतर करके देखें। तो 11 + 2 कितना मिलेगा? 13। लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं। यहाँ कितने बढ़ा दिए? यहाँ 11 बढ़ा दिए और यहाँ 13 बढ़ा दिए। इसमें तो कोई लॉजिक है नहीं ऐसा। क्या लगाएं? अगर आप इसमें एक देखें तो 11 और 13 को ऐड कर दें कितना मिलेगा? 24। यानी पहले दो पद ऐड कर दें तो 24 मिलेगा। फिर ये वाले दो पद ऐड कर दें तो 37 मिलेगा। फिर ये 24 और 37 ऐड कर दें तो 61 मिलेगा। और 37 और 61 को ऐड कर दें तो 98 मिलेगा। तो इस बार 61 और 98 को ऐड कर दो। तो 61 और 98 ऐड करेंगे तो 8 और 1 9 और 9 और 6 15। कितना मिलेगा? 159। तो राइट आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर ए कि जो अगली संख्या आएगी वो 159 आएगी। आगे सवाल नंबर 10 दिया है। कथन है मोटर चालकों को अपने वाहनों में पीछे निहारने के लिए चालक दर्पण अवश्य रखना चाहिए। धारणा है धारणा नंबर 1 भी है, वे अपने पीछे वाले यातायात को देख सकते हैं। धारणा नंबर 2 है पीछे से आने वाले अन्य मोटर चालक उन्हें देख सकते हैं। तो देखिए जो वाहन है तो वाहन में क्या होता है? साइड मिरर लगा होता है। और साइड मिरर जो लगाते हैं हम, यानी जो साइड मिरर लगाएंगे वो किस लिए लगाते हैं? ताकि हम अपने पीछे से आने वाले वाहनों को देख सकें, जिससे हम क्या? दुर्घटना से बच सकें। तो क्या कहीं ना कहीं पहला क्या सही है कि जब अपने पीछे वाले यातायात को देख सकते हैं, कि अगर वो दर्पण लगा है तो हम पीछे वाले यातायात को देख सकते हैं कि हम कहीं मान लीजिए मोड़ ले रहे हैं तो मोड़ पर क्या है? पीछे देखना होता है। तो घूम के ना देखा जाएगा तो कहां देखेंगे हम? दर्पण में। इसलिए दर्पण लगाना भी चाहिए। पीछे से आने वाले अन्य मोटर चालक उन्हें देख सकते हैं? नहीं, ये उनके लिए नहीं होता है, ये खुद के लिए होता है। तो राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 1 यदि केवल पूर्व धारणा एक अंतर निहित है। आगे सवाल है
कक्षा 1 और कक्षा 2 में छात्रों की कुल संख्या 120 है। यदि कक्षा 1 के 15 छात्र कक्षा 2 में भेज दिए जाएं, तो कक्षा 2 में छात्रों की संख्या कक्षा 1 के छात्रों की संख्या से दोगुनी हो जाती है। आरंभ में कक्षा 1 में कितने छात्र थे? 40 थे, 80 थे, 65 थे और 55 थे। देखिए बहुत ही एडवांस सवाल है। इसमें क्या है, यही पता नहीं चलता स्टार्ट कहां से करना है। तो देखो करते हैं इसको बहुत ही आसान बेसिक कंसेप्ट से करेंगे इस सवाल को। क्या करना है, कुल छात्र कितने दिए? कुल छात्र हैं 120। कक्षा 1 है और कक्षा 2 है। कक्षा 1 और कक्षा 2। अगर मान लो कक्षा 1 में x छात्र हैं, तो कक्षा 2 में कितने होंगे? 120 माइनस x, क्योंकि शेष छात्र कहां होंगे? शेष छात्र कक्षा 2 में होंगे। अगर x इसमें हो गए तो 120 में से x निकाल दिया तो बाकी कहां बच गए? इसमें बच गए। ठीक। कक्षा 1 के 15 छात्र निकालकर, कक्षा 1 के 15 छात्र निकालकर कक्षा 2 में डाल दिए। निकालेंगे तो माइनस करेंगे, इधर प्लस करेंगे, क्योंकि कक्षा 1 के 15 छात्र कहां पहुंच गए? कक्षा 2 में। तो कक्षा 2 के छात्रों की संख्या कक्षा 1 के छात्रों की संख्या से दोगुनी हो जाती है। इससे अब कितनी संख्या हो गई है? दोगुनी। बस इसे कैलकुलेट कर लो। ये हो जाएगा 2x माइनस 30 बराबर, ये हो जाएगा 120 और 15 कितने हो जाएंगे? 135 माइनस x। ठीक, ये हो जाएगा 2x, इधर आके प्लस का हो जाएगा x बराबर 135 प्लस 30, क्योंकि इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 3x बराबर हो जाएगा 165। 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, तो जो x का मान आ गया कितना आ गया? 55। पूछा गया आरंभ में कक्षा 1 में कितने छात्र थे? तो आरंभ में कक्षा 1 में x छात्र थे और x का मान कितना आया? 55। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। तो कक्षा 1 में जो आरंभ में छात्रों की संख्या थी वो 55 थी। आगे एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 30 गुनी है। 18 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र से केवल 3 गुनी रहेगी। पिता की वर्तमान आयु क्या है? 25 वर्ष है, 40 वर्ष है, 45 वर्ष है या 30 वर्ष है? बताना पिता की आयु क्या है। देखिए एक पुत्र है और इधर पिता लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक पिता है और एक कौन है? पुत्र है। बोला गया है कि पिता की जो आयु है पुत्र की आयु की 30 गुनी है। अगर ये x है तो ये कितनी हो जाएगी? 30x। 18 वर्ष बाद दोनों की आयु 18 बढ़ेगी। 18 वर्ष बाद जो है उसकी आयु उसके पुत्र से केवल 3 गुनी रह जाएगी। किससे? पुत्र से 3 गुनी रह जाएगी। तो बस इसे कैलकुलेट कर लो। 30x प्लस 18 बराबर 3x प्लस 18 तिया 54। ठीक, ये हो जाएगा 30x माइनस 3x बराबर 54 माइनस 18। 30 में से 3 जाएगा तो 27x, कितना होगा? 27x बराबर कितना बचेगा? 36। तो x बराबर आएगा 36 बटे में 27। इसे कैलकुलेट कर लो। 9 चौक 36, 9 तिया 27। x का मान कितना मिल गया? 4/3। पूछा गया पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी थी? 30x। पिता की वर्तमान आयु कितनी थी? 30x। x का मान कितना है? 4/3। तो 30 में 4/3 से गुणा करेंगे, 30 ढाई 30 और 10 चौक 40। तो पिता की वर्तमान आयु जो आ जाएगी वो 40 वर्ष आ जाएगी। तो इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 40 वर्ष। नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है, लड़कों की पंक्ति में राज दाएं से 16वें तथा मयंक बाएं से 16वें स्थान पर है। इन दोनों के बीच में उतने ही लड़के हैं जो कि कुल का 1/3 है। बताइए कि इस पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? 48 हैं, 46 हैं, 40 हैं या 42 हैं? देखो ऑर्डर एंड रैंकिंग का जो एडवांस सवाल है, और अगर ऑर्डर एंड रैंकिंग का इस तरह का सवाल आएगा तो आप समझ नहीं पाओगे कि इसको शुरू कहां से करना है, कि कहां से इसको शुरू करें। देखो राज जो दिया है एक पंक्ति है, राज दाएं से कितना है? 16वें स्थान पर है। राज का स्थान कितना है? राज का स्थान है दाएं से 16वां।
और मयंक का स्थान बाएं से 16वां है, और उनके बीच में उतने ही लड़के हैं जो कि कुल का 1/3 है। यहां जो लड़के हैं वो कुल का कितना, 1/3। अब बताइए, कुल तो हमें पता नहीं है, वही हमें पता करना कि कुल कितने लड़के हैं। लेकिन ये बोल दिया गया है कि यहाँ जो लड़कों की संख्या है वो कुल का 1/3 है। अगर मान लीजिए कुल का 1/3 कहाँ बैठे हैं, बीच में बैठे हैं, तो 1/3 का शेष क्या होगा, 1/3 का होगा शेष 2/3। तो जो 1/3 के अलावा जो 2/3 है वो तो ये बैठे हैं 16 और 16, तो 2/3 बराबर कितने दिए, 16, और 16 कितने हो गए, 32। क्योंकि अगर 1/3 बीच में बैठे हैं तो बाकी 2/3 का होंगे साइड में, और 2/3 बराबर कितने, 16 और 16 32। एक बराबर निकाल लें तो क्या करेंगे, 32 इंटू 3/2, 2 से डिवाइड करेंगे 16, और 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 48। तो इस पंक्ति में जो कुल लड़कों की संख्या वो 48 है। तो राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है कि दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प को चुनिए जो अनुक्रम को पूर्ण करेगा। 4 1 4 2 3 6 7 2 14 8 और 3 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि 12 आएगा, 16 आएगा, 24 आएगा या 36 आएगा। करना है सवाल को। देखिए अब इसमें ऐसे तो कोई लॉजिक है नहीं, लेकिन एक दिख रहा है इसमें कि अगर 4 की गुणा 1 में करें, 4 गुणा 1 कितना मिल जाएगा, 4, 2 की गुणा 3 में करें तो 6, 7 की गुणा 2 में करेंगे, ये पॉइंट नहीं है, 7 की गुणा 2 में करेंगे तो 14, तो 8 की गुणा 3 में कर देंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 24। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 24। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो संख्या आएगी वो 24 आएगी। आगे दिया है सवाल, वक्तव्य है कोई गाय कुर्सी नहीं है, सभी कुर्सियां मेज हैं। निष्कर्ष है कुछ मेज कुर्सियां हैं। निष्कर्ष 2 दिया है, कुछ मेज गाय हैं। निष्कर्ष 3 दिया है, कुछ कुर्सियां गाय हैं। और निष्कर्ष 4 दिया है, कोई मेज गाय नहीं है। देखो डायग्राम बनाएंगे, सबसे पहले कह रहे हैं कोई गाय कुर्सी नहीं है, तो गाय और कुर्सी के बीच में रिलेशन कैसा होगा, नॉट का। कोई गाय कुर्सी नहीं है, सभी कुर्सियां मेज हैं, तो सभी कुर्सियां किस में आ जाएंगी, मेज में, कि जो सभी कुर्सियां हैं वो क्या है, मेज हैं। अब निष्कर्ष पर ध्यान देंगे, बोला कुछ मेज कुर्सियां हैं। देखिए बाहर से अंदर की ओर जाएंगे, बिल्कुल ठीक है, पहला बिल्कुल ठीक है कि कुछ मेज क्या है, कुर्सियां हैं। दूसरा निष्कर्ष यह है कुछ मेज गाय हैं। देखिए कुछ मेज गाय हैं नहीं, हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। कुछ कुर्सियां गाय हैं, भाई कुर्सियों और गाय में तो पहले नोट का रिलेशन दिया है, तो तीसरा क्या है, गलत है। चौथा है कोई मेज गाय नहीं है। अच्छा अगर आप यहां देखें तो यहां बोला गया कुछ मेज गाय हैं और कोई मेज गाय नहीं है, तो मेज और गाय के बीच में रिलेशन या तो हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। तो एक तो 100% सही है, और दूसरे और चौथे में देखें तो या वाली कंडीशन, तो या तो गाय मेज हो सकती है या फिर गाय मेज नहीं हो सकती है। तो क्या आएगा, या तो एक और, ऐसा कौन सा इसमें ऑप्शन दिया है, निष्कर्ष 1 और या तो निष्कर्ष 2 या निष्कर्ष 4 निकलते हैं। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि दूसरे और चौथे में या की कंडीशन बनेगी, और एक तो 100% सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। तो आज के 15 सवाल कंप्लीट हो गए। तो उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आ गए होंगे किस तरह से सवाल करने हैं। यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में क्या है, जो भी मेरी 15 सवालों की वीडियो है उसमें मैं प्रत्येक चैप्टर से एक सवाल कवर कर रहा हूँ, ताकि आपका जो रीजनिंग का सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट भी हो जाए और आपको प्रॉब्लम भी ना हो। तो आप चाहते हैं कि आपके पास तक ऐसी वीडियो पहुंचती रहे, तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी हर एक वीडियो आपके पास तक पहुंचती रहे। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।